अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑटोमन का आधा पार्ट डिस्कस किया था और बाकी आधा हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने बीच में से ही छोड़ दी थी, इसलिए अब मोहम्मद अली फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट, हम इस पार्ट को ऑटोमन में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑटोमन का ही पार्ट है। ये ऑटोमन का ही कमांडर था जो कि बाद में इजिप्ट में आ गए थे। ठीक है, तो इससे जो है ये ऑटोमन का पार्ट भी कवर होगा और जो 10वीं यूनिट का जो एक सब हेडिंग टॉपिक है कि मोहम्मद अली पाशा एंड हिज रिफॉर्मर्स, तो वो वाला टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। दो टॉपिक इसमें एक साथ कवर हो जाएंगे। तो इन द टर्किश आर्मी दैट हेल्प टू ड्राइव नेपोलियन आउट ऑफ द लैंड वॉज अ यंग ऑफिसर बॉर्न इन मैसेडोनिया नेम्ड मोहम्मद अली। तो ये मोहम्मद अली के बारे में, ये कहाँ पैदा हुए थे? मैसेडोनिया में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे? मैसेडोनिया पैदा हुए थे। जवान थे, एक यंग ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया, ये नेपोलियन को मिस्र से भगा दिया। 3 साल तक मिस्र पे किसका कब्जा रहा था? नेपोलियन का। और नेपोलियन ने 1798 में जो है कब्जा किया था नेपोलियन ने मिस्र के ऊपर, और 1801 में जो है ये नेपोलियन ने मिस्र खाली किया था। तो उसमें नेपोलियन को जो भगाने में एक बड़ा हाथ था वो मोहम्मद अली पाशा का था। The Porte made him Pasha 1805 and he made himself the new master of the valley of the Nile। तो इस तरीके से क्या हुआ, वादी नील के ये नए मास्टर बन गए 1805 में। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट वाज अंटिल 1952 स्टिल रोलिंग, मतलब वो डायनेस्टी जिसने कि 1952 तक हुकूमत की, उसके फाउंडर बने। मोहम्मद अली हैज़ बिन राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ हिज कंट्री, और मोहम्मद अली जो है वो फादर ऑफ अपने कंट्री यानी फादर ऑफ इजिप्ट कहलाते हैं। At least in its modern phase. In pursuit of his economic policy, he excavated canals, promoted scientific agriculture and introduced the cultivation of cotton from India and Sudan। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इनने जो कल्टीवेशन की थी कहाँ से की थी, कॉटन की इंडिया से और सूडान से की थी। तो पेपर में जो है वो ऑप्शन में सिर्फ इंडिया था, सूडान नहीं था, तो मे बी इस दफ़ा सूडान का भी आ सकता है। तो जो इन्होंने कल्टीवेशन कॉटन की थी वो इंडिया और सूडान दोनों जगह से की थी। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इंडिया से कॉटन की या सूडान से कॉटन कल्टीवेशन किसने की थी, तो वो मोहम्मद अली ने की थी। ईयर कौन सा था? 1821 to 22। इस ईयर में जो है इन्होंने इसकी कपास की कल्टीवेशन करवाई थी। हिमसेल्फ एन इलिटरेट मैन, ये एक अजीब बात है कि वाकई कि कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो इल्म का इतना बड़ा शहदाई हो, दिलदादा हो। तो जो मोहम्मद अली थे वो इनके साथ यही हाल था कि उन्होंने जो है लर्निंग को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज़ किया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की, उन्होंने एक एजुकेशन की काउंसिल बनाई, उन्होंने पहला इंजीनियरिंग स्कूल बनाया। कब? 1816 में पहला स्कूल जो है। फिर उन्होंने पहला मेडिसिन स्कूल बनाया। प्रोफेसर्स एंड फिजिशियंस ही ब्रॉट मोस्टली फ्रॉम फ्रांस, और ज़्यादा प्रोफेसर्स और फिजिशियंस जो उन्होंने बुलाए थे वो ज़्यादा फ्रांस से थे। इन्होंने मिशन मिलिट्री एंड एजुकेशन टू ट्रेन हिज पीपल, उन्होंने मिशन मिलिट्री को बुलाया किस एंड एजुकेशनल, ठीक है, मिशन मिलिट्री एंड एजुकेशनल्स क्यों बुलाया था उन्होंने? अपने तलबा को जो है ट्रेन करने के लिए। एंसर नेटिव मिशन मिलिट्री, और जो उनके नेटिव मिशन मिलिट्री थे उनको पढ़ने के लिए यूरोप में भेजा। रिकॉर्ड शो, ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1813 से 1849 तक, 1849 क्या है, उनकी ईयर ऑफ डेथ है मोहम्मद अली की। तो 1813 से 1849 तक के दरमियान में ये इन्होंने कितने 311 इजिप्शियन 311 इजिप्शियन स्टूडेंट्स को कहाँ भेजा? इटली भेजा। कहाँ भेजा? इटली भेजा, फ्रांस भेजा, इंग्लैंड भेजा एंड ऑस्ट्रिया भेजा। एट एन एक्सपेंस टू द स्टेट ऑफ, और किसके एक्सपेंस पे? खर्चे पे, सरकार के खर्चे भेजा, जो कि कितना बहुत ज़्यादा था, 273,360 यूरो था। इन पेरिस स्पेशल हाउस वॉज मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, और इन स्टूडेंट्स के लिए जो पेरिस में है एक स्पेशल हाउस मेंटेन किया गया था। द प्रेफर्ड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वर मिलिट्री एंड नेवल, तो जिन सब्जेक्ट को तरजीह दी जाती थी उन सब्जेक्ट्स में स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होता था? जो जिनको वो मिलिट्री के होते थे सब्जेक्ट्स, नेवल यानी कि समुद्री के, इंजीनियर्स के, मेडिसिन के, फार्मेसी के, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सिंस देन द फ्रेंच लैंग्वेज हैज़ एंजॉयड अ फेवर्ड प्लेस इन द इजिप्शियन करिकुलम। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको इजिप्शियन करिकुलम में एक बहुत अच्छी जगह मिली और बहुत ज़्यादा उसने जो है एक फेवर्ड इंजॉय किया।
The French school in Egypt have even today a higher attendance of students than any other foreign institutions. किसी दीगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में फ्रेंच इंस्टीट्यूशन या फ्रेंच के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा है. द फर्स्ट मिलिट्री वेंचर वॉज इन 1811 अगेंस्ट वहाबी अरेबिया. जो पहला मिलिट्री वेंचर भेजा गया था वो 1811 में वहाबियों के अगेंस्ट भेजा गया था. अ वार दैट वॉज नॉट एंडेड टिल 1818. एक मतलब ऐसी वॉर जो कि 1818 तक भी ख़त्म होने को नहीं आई थी. कसरुलैनी स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन. कसरुलैनी की स्कूल ऑफ मेडिसिन है, स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन. किसके लिए? वुमेन के लिए. वॉज फाउंड बाय मोहम्मद अली पाशा इन इजिप्ट इन 1827 सेंचुरी. 1827 में मोहम्मद अली पाशा ने कसरुलैनी नामी स्कूल, मेडिसिन का स्कूल औरतों के लिए खोला स्पेशली. ठीक है. इन ऑनर ऑफ द डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट ट्रुप सम 10,000 अंडर ही 16 ईयर्स ओल्ड सम तसून. इनके बेटे हैं तुसून जिनके 16 साल के बेटे थे उस टाइम. उनके अंडर में इन्होंने 10,000 की ट्रूप्स को देकर जो है एक चढ़ाई की थी जिसमें कि इनको जो है जीत मिली थी. तो द वाइसरी हेल्ड रिसेप्शन इन द केयरो. तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था कि केयरो में यानी काहिरा में जो है एक रिसेप्शन रखा था जीत की वजह से. उसमें उन लोगों ने ममलूक को जो है इनवाइट किया था. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या है, इनवाइटेड अमंग द ऑनर्ड गेस्ट. कौन से गेस्ट में? जो मॉसस गेस्ट होते हैं उनमें से इनको भी एक मॉसस गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था. द कॉफ़ी ड्रिंकिंग ओवर. ठीक है. कॉफ़ी ड्रिंकिंग ओवर. अब कॉफ़ी पीने की बात आती है तो वहाँ पे ऐसा था, मैं ऐसा समझा देती हूँ कि जब उन्हें कॉफ़ी पीने के लिए उनको कॉफ़ी का जो इंतज़ाम किया गया था उसके लिए उन्हें एक पतली पैसेज से गुजरना होता था. एक पतली सी गली थी, वहाँ से गुजरना होता था. तो जब वो वहाँ से गुजरते थे ना ममलूक, तो उनको वहीं पे स्लॉटेड मार दिया जाता था. ठीक है. और इस तरीके से कम 470 यानी 470 ममलूक को मार दिया गया. और वेरी फ्यू एस्केप्ड. उनमें से बहुत ही कम बच पाए. ऑलमोस्ट 600 ईयर्स ओल्ड यानी कि तकरीबन 6 साल पुरानी जंग या एक तरह का तासुब या एक कॉन्फ्लिक्ट जो ममलूक में उनके बीच में था जिसके अंदर, वो सारा की सारा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. बस फॉर एवर सॉल्व, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया. The second series of military campaign carried the Egyptian flag triumphantly in 1820. फातेहाना तौर पे जो इजिप्शियन फ्लैग है मिलिट्री कैंपेन का वो कब भेजा गया? 1820 में भेजा गया था. कहाँ भेजा गया था? ईस्टर्न सूडान में, अल नुबा में, सूडान में, अल नुबा में. उसके बाद थर्ड वेंचर है. In the third venture of the Egyptian army and navy collaborated with the forces of the Porte against the Greek in their struggle for independence. आज़ादी की जद्दोजहद के लिए जो तीसरा वेंचर भेजा गया था इजिप्शियन आर्मी का, और तो वो किसका था? सिर्फ इजिप्शियन आर्मी नहीं थी बल्कि इजिप्शियन आर्मी प्लस नेवी थी. यानी कि जो वहाँ की नेवी आर्मी है और जो इजिप्शियन आर्मी है दोनों का कोलाबोरेशन था एक साथ. किसके अगेंस्ट है ये लोग? ग्रीक के अगेंस्ट है. द टर्को इजिप्शियन फ्लीट वॉज डिस्ट्रॉयड एट नवारिनो. तो टर्को इजिप्शियन फ्लीट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये बिल्कुल पूरी तरह नवारिनो में 1827 में बर्बाद हो गया. 1827 की डेट अहम है. 1827 में जो है वो जो कसरुलैनी स्कूल है वो खोला गया था और 1827 में ही नवारिनो में टर्को इजिप्शियन फ्लीट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो गया. किसके थ्रू हुआ था? एंग्लो फ्रेंच रशियन. ठीक है. कौन कौन थे इसके अंदर? एंग्लो कंबाइंड है ये लोग. कौन कौन? एंग्लो फ्रेंच एंड रशियन. यानी कि ये तीन जो है फ्रांस और रूसी और जो अरबी. इन 1831 मोहम्मद अली एंड हिज सन इब्राहिम कॉन्कर्ड सीरिया. 1831 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. मोहम्मद अली एंड हिज सन इब्राहिम कॉन्कर्ड सीरिया. इन्होंने क्या किया? सीरिया फतह कर लिया. मोहम्मद अली ने उसके बेटे ने. इब्राहिम हैड लेड द सक्सेसफुली 1816 कैंपेन अगेंस्ट द वहाबी. 1816 से 1818 तक एक कैंपेन भेजा गया किसके? वहाबियों के अगेंस्ट. और ये कैसा था? ये जो कैंपेन था सक्सेसफुल था. एंड द अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द ग्रीक. और यूनानियों के अगेंस्ट जो भेजा गया वो क्या था? अनसक्सेसफुल. द कंसेप्ट ऑफ सीरिया बाई सलीम फर्स्ट. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सीरिया सलीम फर्स्ट 1516 रिजल्टेड इन नो मेजर इंटरनल चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन और पॉपुलेशन ऑफ द लैंड. ओके. 1517 में जब सलीम ने सीरिया को फतह किया था 1516 में, तो उस वक्त ऐसा कोई मेजर चेंज या फिर मेजर फतह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी. उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चेंजेस नहीं आई थी. अब इसके बाद ये देख लेते हैं जीनियोलॉजिकल ट्री ऑफ द रूरल इजिप्शियन फैमिली. इससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है. अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने में आसानी होती है. सबसे पहले कौन है? मोहम्मद अली. मोहम्मद अली के ऐसे याद रखेंगे, पहले मोहम्मद अली हैं. मोहम्मद अली के 3 बेटे हैं, इब्राहिम, तुसून, सईद.
इन्होंने अपने बड़े बेटे इब्राहिम को जो है खिलाफत दे दी, या भी जो भी कहते हो, तख्त दे दिया इसको। और तुसून को नहीं मिला। तुसून जो है ये वही बेटा है जो कि जो 10,000 लश्कर को लेकर जो है निकला था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, इन्होंने तुसून को तो दिया नहीं, चलो अब उसके बेटे को दे देते हैं। तीसरा उसके बेटा अब्बास, यानी कि पहले कौन हुए, मोहम्मद अली, फिर उनके बेटे इब्राहिम, फिर उनके पोते अब्बास, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद दोबारा से उनके बेटे सईद। पहले कौन हो गए, अली, मोहम्मद अली, इब्राहिम उनके बेटे, फिर इब्राहिम के भतीजे अब्बास यानी कि अली के पोते, फिर दोबारा अली के ये तीसरे बेटे सईद बादशाह। फिर पाँचवें कौन आते हैं, अब तुसून का बेटे बन गए थे पहले तो अब 5वें नंबर पे इब्राहिम के बेटे इस्माइल अब ये बनते हैं। ठीक है, इस्माइल तक तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अहम है, तो ये याद रखने वाली बात है। सबसे पहले मोहम्मद अली, फिर इब्राहिम, फिर अब्बास, फिर सईद, फिर इस्माइल। एक साल पेपर आया हुआ है, वो ऑटोमन के ताल्लुक से आया हुआ है कि वो उनका जो बेटा है वो तो खलीफा बना है, यानी सुलेमान अस्सलाम का पोता, वो तो खलीफा बना है, लेकिन उनका बेटा खलीफा नहीं बना था। तो वो पूछा गया पेपर में कि उसके वालिद कौन थे। तो इस तरीके से तुसून जो है, इसे पूछा जा सकता है कि अब्बास फर्स्ट का जो वालिद है वो कौन है, तो वो तुसून है, लेकिन ये खलीफा नहीं बना था, या जो भी कहें रूलर नहीं था, ये इसको गद्दी नहीं मिली थी, ये शहज़ादा ही था। तो 5वें नंबर पे इस्माइल है। इस्माइल के बाद इस्माइल के 3 बेटे हैं जो तख्त पर बैठे, मे बी और भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो 6ठे नंबर पे तौफीक है जो तख्त पे बैठे। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे इन्हीं के भाई बैठे, हुसैन कामिल, फिर उनके बेटे बैठे फुआद किंग। ठीक है, 9वें नंबर पे फुआद किंग ही बैठे। फिर नहीं, 6ठे नंबर पे इस्माइल के बेटे तौफीक बैठे, फिर अब्बास इनके बेटे बैठे, फिर इनके चाचा दोबारा हुसैन कामिल बैठे, फिर नंबर पे फुआद बैठे, फुआद के बाद फुआद के बेटे फ़ारूक बैठे, जिनके बाद जो है जो मिस्र है वो रिपब्लिक दौर में दाखिल हो जाता है 1954 में। याद रखने की बात यहाँ पे यही है, फ़ारूक जो लास्ट रूलर थे, 1952 तक इनकी हुकूमत रही है, और 1954 में जो मिस्र है उसको रिपब्लिक करार दे दी। द लॉर्ड ऑफ लिबनान इन डेज ऑफ अल जज़ार वॉज द अमीर बशीर सेकेंड। द लॉर्ड ऑफ लिबनान यानी लिबनान का लॉर्ड उस वक्त, यानी जज़ार की जो लड़ाइयाँ हो रही थी उस कौन था, अमीर बशीर था। ऑटोमन गॉट इराक इन 1534। ऑटोमन सल्तनत ने इराक को कब पाया, 1534 में, और वहाँ पे ऑटोमन की हुकूमत कब खत्म हुई, 1920 में। द ऑटोमन इरा इन द हिस्ट्री ऑफ अरेबियन लास्टेड फ्रॉम 1570 to 1918। और अरब की ज़मीनों पे ऑटोमन इरा जो था वो उसकी जो हिस्ट्री है वो 1517 से 918 तक रही। अब ऑटोमन की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। Among the Arabic writer of the Turks, the name of Haji Khalifa, called by the Turks Katib al-Chalebi, हाजी खलीफा कातिब चलेबी भी कहा जाता है। His Kashf az-Zunun is one of the greatest and most valuable bibliographic and encyclopedic treatise in the Arabic language। ठीक है, इस किताब का सब्जेक्ट क्या है, बिब्लियोग्राफिक है, बिब्लियोग्राफिक एंड इंसाइक्लोपीडिक, इंसाइक्लोपीडिया अंदाज में बिब्लियोग्राफिक बुक है ये। कश्फ az-Zunnun किसकी बुक है, ये हाजी खलीफा की, और कातिब अल-चलेबी ने इनको लिखी है, ये कौन ही टर्क हैं। ठीक है, और ये किताब किस ज़बान में है, अरबिक लैंग्वेज। ये जो पॉइंट्स होते हैं इस तरह के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इस किताब किस ज़बान में है, इसका मैटर क्या है, और किसने लिखी है। तो किताब लिखी है हाफिज़ खलीफा ने, इनको कातिब चलेबी भी कहा जाता है। ये किताब का नाम है कश्फ az-Zunnun, और ये किताब कैसी है, बिब्लियोग्राफिक एंड इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, और किस ज़बान में है, अरबिक लैंग्वेज में। फिर अल-ज़ाबदी का नाम एक, जब उमैयद स्पेन के बारे में पढ़ रहे थे तब भी आया था। एक अल-ज़ाबदी ऑटोमन वाले हैं। हु वॉज बॉर्न इन 1732, ये 1732 में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये इंडिया में पैदा हुए हैं। कहाँ के इंडिया पैदा हुए हैं, नॉर्थ प्लस वेस्ट इंडिया में पैदा हुए हैं। अल-ज़ाबदी कहाँ पैदा हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। वाइल पेंशन बाय द गवर्नमेंट, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती थी। अल-ज़ाबदी प्रोड्यूस इन कैरो अ वॉल्यूमिनस कमेंट्री ऑन अल-फिरोज़ाबादी मोनूमेंटल अल-कामूस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, काहिरा के अंदर एक वॉल्यूमिनस कमेंट्री, एक बहुत ज़ख़ीम कमेंट्री लिखी, किस पर, फ़िरोज़ाबादी की मोनूमेंटल कामूस के ऊपर। इनकी फ़िरोज़ाबादी की जो मोनूमेंटल कामूस है इसके ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी, और इसको क्या नाम दिया, ताजुल उरूज़ का नाम दिया, ताजुल उरूज़ का नाम दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, मे भी इस बार पेपर में पूछा जाता है। ही ऑल्सो रोट अ मैसिव कमेंट्री ऑन अल-गज़ालीस इहिया, और अल-गज़ाली की जो इहिया है इसके ऊपर एक बहुत ज़ख़ीम शरह लिखी है उन्होंने। अब्दुर्रहमान इब्न हर्रान अल-जबरती
जबरती, आई डोंट नो, जबराती हैड द चेयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन अल अजहर। अब्दुर्रहमान इब्न हर्रान अल जबरती जो हैं, इन्होंने ये अल अजहर यूनिवर्सिटी में जो है चेयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी थे, हेल्ड द चेयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एंड वॉज अपॉइंट बाई नेपोलियन मेंबर ऑफ द ग्रैंड काउंसिल। और नेपोलियन जो थे, नेपोलियन के जो ग्रैंड काउंसिल के जो मेंबर थे, उनके थ्रू इनको अपॉइंट किया गया था। ही वॉज मर्डर्ड ऑन हिज वे होम ऑन ऑर्डर फ्रॉम मोहम्मद अली। जो मोहम्मद अली थे ना, यानी कि जिनके बारे में हमने पढ़ा है भी, मोहम्मद अली जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उनके ऑर्डर पर इनको जो है मर्डर कर दिया गया जब ये अपने घर के जा रहे थे रास्ते में। इन्होंने क्या लिखा है अलजबरती ने? अजाइबुल आसार की किताब है, इन्होंने लिखी है। मोहम्मद अली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग फ्रेंच एंड अदर यूरोपियन ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज आर्मी। इन्होंने क्या किया, ये पेपर में सवाल आ सकता है, शायद एक बार दफ़ा आया भी है कि किसने जो है यूरोप में बुलाना शुरू किया था यूरोपियंस को, ऑफिसर्स को इजिप्ट ने। तो मोहम्मद अली ने क्या किया, स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग फ्रेंच एंड अदर यूरोपियन ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज आर्मी। ही वेंट बियॉन्ड द सेंट स्टूडेंट मिशंस टू बी ट्रेंड इन यूरोप। और वो इस चीज़ के लिए बहुत हद तक गए और अपने यानी कि अपने स्टूडेंट्स मिशंस को उन्होंने पूरा करने के लिए किया, यूरोप भेजा अपने वो स्टूडेंट्स को। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इजिप्ट प्रोसीडेड टू एस्टैब्लिश ऑन द सॉइल ऑफ हिज ओन लैंड स्कूल नॉट ओनली फॉर मिलिट्री साइंस बट फॉर मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। फॉर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट, जो मॉडर्न इजिप्ट के फाउंडर हैं यानी कि मोहम्मद अली, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए ही काम नहीं किया कि उसके लिए सिर्फ मिलिट्री स्कूल खोले, बल्कि उन्होंने क्या किया, मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के लिए भी स्कूल्स खोले। His grandson Abbas dismissed all foreign advisors and abolished all foreign schools as well as most other institutions of European character। अब इनके जो ग्रैंडसन अब्बास हैं, उन्होंने क्या किया, यानी कि ग्रैंडसन कौन है, तीसरे। तो ग्रैंडसन ने क्या किया, इनके जो इनकी जो ये पॉलिसी थी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाने की और फॉरेन यूरोपियंस को बुलाने की, तो इन्होंने क्या किया, इसको जो है बंद करवा दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि जो ये काम करते थे वो उस टाइम पर रुक गया था कुछ वक्त के लिए। ही सक्सेसर सेड वाज इक्वली अपोज टू वेस्टर्न वेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से वेस्टर्न को उनको अपोज करने के लिए इनको वापस रोक दिया वहीं पर सब कुछ। इस्माइल हु एम्प्लॉयड अमेरिकन ऑफिसर्स इन हिज मिलिट्री अकेडमी। इस्माइल ने क्या किया, इस्माइल कौन थे, पांचवें रूलर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब जो मोहम्मद अली के काम थे ना जो बीच में बंद हो गए थे, उन सब को वापस से शुरू किया था इस्माइल ने। तो इस्माइल ने क्या किया, इन्होंने अमेरिकन ऑफिसर्स को अपनी मिलिट्री एकेडमी में जॉब दी। फिर और ये कौन थे, ये पहले वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स इन इजिप्ट। और ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इजिप्ट में गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया। पहले मोहम्मद अली ने जो कसरुल ऐनी खोला था वो मेडिसिन के लिए था, वो स्कूल लेवल पे यानी प्राइमरी लेवल पर नहीं था, लेकिन जो इन्होंने खोला था ये प्राइमरी लेवल पर था। तो ही वॉज द फर्स्ट एस्टैब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स इन इजिप्ट। ड्यूरिंग इस्माइल रेन एन अमेरिकन कॉलेज वॉज फाउंडेड एट अस्यूत। इनके रेन के दौरान एक अमेरिकन कॉलेज अस्यूत में खोला गया 1865 में, एंड इज स्टिल ऑपरेशन। और ये जो अस्यूत में जो कॉलेज खोला गया है अमेरिकन कॉलेज, ये अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, बल्कि वो जब से जो 1865 में जब ये ओपन हुआ तब से लेके अब तक चल ही रहा है। द अमेरिकन कॉलेज फॉर गर्ल्स एट केयरो बिगेन एट प्राइमरी स्कूल इन 1861। द अमेरिकन कॉलेज फॉर गर्ल्स, अमेरिकन कॉलेज, अब देखो ये नॉर्मल कॉलेज नहीं है बल्कि इसके साथ एक चीज़ लगी है अमेरिकन, ये याद रखने वाली बात है। अमेरिकन कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज नहीं। अमेरिकन कॉलेज फॉर गर्ल्स एट केयरो बिगेन एज प्राइमरी स्कूल इन 1861। एज अ प्राइमरी स्कूल खुला था ये, अमेरिकन कॉलेज था और कैसे था, एज अ प्राइमरी स्कूल इन 1861। इजिप्ट विटनेस इट्स फर्स्ट अरबिक पेपर इन 1828। ये पेपर में सवाल आ चुका है कई दफ़ा, 2 दफ़ा तो मैंने देख लिया है, मे बी इस दफ़ा भी आ जाए। इजिप्ट विटनेस इट्स फर्स्ट अरबिक पेपर in 1822 when Muhammad Ali founded al-Waqa al-Misriya। al-Waqa al-Misriya जो पेपर है ये मोहम्मद अली ने खोला था in 1828 में। और इसके एडिटर बनाए गए थे किसको, मोहम्मद अब्दू को इसका एडिटर भी बनाया गया था, अगर आप लोग को याद हो, हमने पिछले उसमें पढ़ा था मोहम्मद अब्दू वाले में। उसके बाद क्या है, सीरिया हैड इट्स फर्स्ट न्यूज़पेपर इन 1858 व्हेन खलील अल खूरी फाउंडेड इन बीरूत हदीक़तुल अखबार। हदीक़तुल अखबार एक न्यूज़पेपर है जो कि खलील अल खूरी ने बीरूत में इसको शुरू किया था। तो इसका
इसके शुरू होने के बाद जो है 1858 में यानी कि 1858 में हमारे 1857 की, इससे याद रख सकते हैं 1857 में हमारे जंग शुरू हुई थी। कौन सी जंग शुरू हुई थी? पहली जंग आज़ादी, जिसको हम पहली जंग आज़ादी भी कह सकते हैं, 1857 का रिवॉल्ट भी कहते हैं। उसके एक साल बाद हम ऐसे मान के हम डेट याद रखने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि सीरिया ने अपना न्यूज़पेपर उसी साल स्टार्ट किया जब बेरूत में खलील अल खूरी ने अल अखबार, हदीक़तुल अखबार नाम से अखबार शुरू किया। और 1828 में इजिप्ट में पहला अल वक़ा अल मिस्रिया शुरू हुआ। तो 1827 में कसरुल आइनी, यानी एक साल पहले कसरुल आइनी मोहम्मद अली ने शुरू किया। In 1876, Al-Bustani began publication of an Arabic encyclopedia, Darul Maarif. Arabic encyclopedia Darul Maarif 1873 में अल-बुस्तानी ने इसको स्टार्ट किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये शायद मेरे ख्याल से केरला का जो सेट पेपर होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन 1876 अल-बुस्तानी began publication of an Arabic encyclopedia. A bloodless military coup in 1952. That is important. Date is also important. The line is also important. Dethroned Fuad's sons King Farouk abolished the monarchy and led in 1954 to a republic headed by Colonel Jamal Abdel Nasser. ठीक है, इनको हटा दिया 1952 में किंग फारूक को, जो कि फवाद के बेटे थे। इनको हटाकर फिर जो मिस्र था वो रिपब्लिक बना, और वहाँ का जो हेड है वो कौन बना? हेडेड बाय कॉलोनल जमाल। अब कॉलोनल कहते हैं जो एक बहुत आला मर्तबा का फाइज का जो ऑफिसर होता है, यानी कॉलोनल नहीं, कर्नल पढ़ते हैं इसे, कर्नल जमाल अब्दुल नासिर। तो ये कर्नल जमाल अब्दुल नासिर जो थे, इनके थ्रू जो है एक तरीके से रिपब्लिक की स्टार्टिंग हुई मिस्र की। हुज बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट इज़राइल, उनका जो बोल्ड स्टैंड था वो किसके खिलाफ था? इज़राइल के खिलाफ था, ब्रिटिश के खिलाफ था, फ्रेंच के खिलाफ था, और फ्रेंच इन्वेडर्स थी, इन सारे इन्वेडर्स के खिलाफ था। इन 1956 में रेज्ड हिम टू द रैंक ऑफ अ पैन अरब हीरो। ठीक है, जो इन्होंने इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, इसकी वजह से क्या हुआ? ये पैन अरब हीरो बन गया। अगला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज इन ऑटोमन तंजीमात रिफॉर्म्स। ऑटोमन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तंजीमात रिफॉर्म है। तंजीमात रिफॉर्म के अंदर अगर हम जानें तो हम बस सुनते हैं तंजीमात, लेकिन इसे तंजीमात क्यों बोलते हैं? नज़्म से बना है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को नज़्म में अपनी या सलीके से बनाना या सलीके से रखना, इसको तंजीमात कहता है। तो जो वहाँ का यानी कि ऑटोमन का जो सिविल कोड था, एक तरीके से उसके अंदर चेंजेस आए थे और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करके उसको फिर से एक रिफॉर्म किया गया था, इसलिए इसको तंजीमात रिफॉर्म्स कहा जाता है। उसके अंदर क्या था? हर एक शख्स को सिटीजनशिप दी जाएगी, सिविल कोड के राइट्स दिए जाएंगे, मॉडर्न कोर्ट सिस्टम होगा, इक्वालिटी इन टैक्सेशन होगा, यानी ऐसा नहीं कोई कम टैक्स कोई ज़्यादा टैक्स देना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सल कॉन्स्क्रिप्शन होगा, ठीक है, यानी कि ये जो मिलिट्री के अंदर लोग भर्ती होते हैं उनके नाम तारीख सब लिखे जाएंगे और उनको जो है सर्विस दी जाएगी। एक पूरा एक उसका निज़ाम होगा, यानी कि ऐसे ही किसी को भर्ती करके रख लेना ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि एक पूरी उनकी लिस्ट तैयार होगी, पूरे सिस्टमेटिक होगा, और एजुकेशन यानी तालीम होगी। इट वॉज बिगेन विद गुल्हाने हते शरीफ, ये पेपर में आता है, इन 1839। कब शुरू हुआ था ये? 1839 में तंजीमात शुरू हुआ, 1839 में गुल्हाने हाते शरीफ के साथ, एंड एंडेड विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरा 1876। जब टर्की में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बना तो 1876 में, उसके साथ ही ये तंजीमात जो है ख़त्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1839 में तंजीमात शुरू हुआ, 1876 में तंजीमात ख़त्म हुआ, और ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एरा शुरू हो गया था, वहाँ की अपनी पार्लियामेंट बन गई थी। उसके बाद एक और चीज़ है देवशीर में। देवशीर में क्या चीज़ है? देवशीर में है दे टुक यंग क्रिश्चियंस बॉयज़, यंग क्रिश्चियंस बॉयज़ को ये लोग लेते थे कहाँ से? बल्कान से एंड अदर कॉन्कर प्लेसेस से, और बल्कान से, अदर कॉन्कर प्लेसेस यानी कि जो दीगर के फतेह मफतूहा इलाके थे उनसे, और बल्कान से ये कुछ ईसाई जवान लड़कों को लेते थे और उनको क्या करते थे? बेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे। तो ये लोग देवशीर में होते थे, तो इनकी जवाल में इन सब का भी एक बड़ा हाथ होता है। ये सब बगाव मिधत पाशा इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1876 एंडिंग द तंजीमात। ओके, तो मिधत पाशा आपका इन कॉन्स्टिट्यूशन किसने शुरू किया? मिधत पाशा ने शुरू किया। मिधत पाशा कौन है? यंग टर्क के एक अहम रुकन है। द तंजीमात रिफॉर्म बिगेन अंडर सुल्तान महमूद दोम, ये याद रखिए, तंजीमात किसके अंडर शुरू हुई थी? सुल्तान महमूद दोम की,
ऑन 3 नवंबर 1839, 3 नवंबर 1847 को सुल्तान महमूद दोम के अंडर में तंजीमात शुरू हुई थी और सुल्तान अब्दुल मजीद ने इशूड हातिश शरीफ, और सुल्तान अब्दुल मजीद ने हातिश शरीफ स्टार्ट किया था, जिसको कि तंजीमात फरमानी कहते हैं। इस हातिश शरीफ को दूसरा नाम क्या है? तंजीमात फरमानी। फर्स्ट ऑटोमन पार्लियामेंट 1876। ये एक दो पॉइंट मैंने शायद पीछे नहीं लिखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने इसको बाद में लिख लिए थे। तो ये वाला पॉइंट मैंने पीछे लिखा था, लेकिन ये वाला नहीं लिखा था। बुलाक प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस है। बुलाक प्रेस वॉज फाउंडेड इन 1819 सेंचुरी बाई अली मोहम्मद पाशा इन 1819। 1828 में इन्होंने पेपर शुरू किया था अपना वकाल मिसरिया, और 1819 में बुलाक प्रेस इन्होंने स्टार्ट किया था अली मोहम्मद पाशा ने। और मोहम्मद अली पाशा इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इजिप्ट, ये मॉडर्न इजिप्ट के फादर माने जाते हैं। और वीडियो को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं और बहुत सारी वीडियोस कुछ चीज़ों के लैक होने की वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो सकी हैं रिकॉर्ड करने के बाद भी। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।